हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 26 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 26 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए करते हैं कल का क्विकली रिविजन। पहले 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया और अभी भारत की पहली जल शक्ति जनगणना जारी की गई जिसमें सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज पाई गई पश्चिम बंगाल में। और वहीं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मैराथन में से एक लंदन मैराथन को जीत लिया है केविन किप्टन ने और इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है। केरल राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान यानी कि वन पंचायत वन प्लेग्राउंड ओपीओपी योजना शुरू की है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है कोच्चि केरल में ही। इसके अलावा नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड आयोजित हुआ। एस्टोनिया में इस बार भी हुआ है, पिछली बार भी यहीं पर हुआ था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर इन दोनों बल्लेबाजों के नाम पर गेट का अनावरण किया है। और हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। 16वें सिविल सेवा दिवस पर अभी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं हर बार की तरह इस बार भी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के जो दिवस हैं, जो सप्ताह है, इसे विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया गया और जिसकी थीम रखी गई थी द बिग कैचअप। द बिग कैचअप। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज है, निम्न में से कौन सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस और विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे तो आप सब जानते होंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस भी 25 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है विश्व मलेरिया दिवस। लेकिन प्रतिनिधित्व के बारे में भी जान लो। जैसे हर देश का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव बोले तो कोई समझ लो कि आगे जो जा करके अपने देश की बात रखे, वही हुआ प्रतिनिधित्व करता। तो जैसे यूएन में देखो, यहाँ पर ये सभी प्रतिनिधि आए हुए हैं, ये अपने अपने देश की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रतिनिधित्व है और इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे तो ये है वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया आप सब जानते हो एक घातक बीमारी है। अब तो इसका असर कम हो गया है। एक टाइम ऐसा था जब मलेरिया भी आया था तो कोरोना की तरह ही ये भी आया था दुनिया में, जब फैल रहा था शुरुआत में ये भी लाइलाज था और कई सालों तक ये लाइलाज रहा। अभी मैं आपको बताऊं, अभी पिछली साल जाकर के इसकी वैक्सीन ढूंढी गई। ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स नाम की वैक्सीन जो है ये मलेरिया की दुनिया की पहली वैक्सीन है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो मलेरिया से भी लाखों लोगों की मौत हो चुकी है आज तक। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इससे बचाव कैसे किया जा सके। दोस्तों मलेरिया जो होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इसके काटने से फैलता है। एक्चुअली में ये मच्छर जो है अपने लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम परजीवी फैलाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए, अब यहीं पर लोग होते हैं कंफ्यूज स्टूडेंट। ठीक है, अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए मलेरिया कोई सिर्फ मच्छर काटने से नहीं होता, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ अगर कोई मच्छर काटता है तब मलेरिया नहीं हो जाएगा। अगर मादा एनाफ्लीज मच्छर है और वो अपने साथ प्लाज्मोडियम नाम का ये परजीवी लेकर चलता है अपने लार में, तब अगर काटता है तब फिर होता है मलेरिया। ठीक है, मतलब मलेरिया रोग का कारण परजीवी है। ठीक है, ये ना बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है ना ही किसी वायरस से होने वाली बीमारी है, ये परजीवी से होता है और परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। लेकिन इस प्लाज्मोडियम को लेकर चलता कौन है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है ये इसको लेकर के चलता है, यानी वाहक का काम करता है। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है ये इस परजीवी का वाहक का काम करता है। ठीक है, तो ये मच्छर की वजह से, सिर्फ मच्छर काटने से नहीं होता। हाँ, मच्छर अगर मादा एनाफ्लीज है और उसके लार में प्लाज्मोडियम परजीवी है तब वो काटेगा, तब मलेरिया होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए आपको। ऐसे ही मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर जो होते हैं वो डेंगू फैलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि मच्छरों का काम है फैलाना, यानी वाहन करना। ये इस रोग के वाहक होते हैं। ठीक है ना, मच्छर रोग के वाहक होते हैं और रोग किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से। ठीक है, चलो थीम क्या रखी गई है? रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया। रेडी टू कॉम्बैट मलेरिया 2007 में इसकी शुरुआत हुई, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये शुरू किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मलेरिया के लिए दुनिया की अभी पहली वैक्सीन आई है मॉस्क्यूरिक्स। अभी मैंने जैसे कि आपको जिक्र करके बताया था कि 1-2 साल ही हुए हैं अभी,
दुनिया में कितने सालों से, ये दशकों से फैला हुआ है मलेरिया, लेकिन अब जाकर के वैक्सीन की इसकी खोज हुई है। इसके अलावा एक और चीज, चीन को दोस्तों अभी 2021 में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। डब्ल्यूएचओ द्वारा किसी भी देश को किसी भी रोग से तब घोषित किया जाता है मुक्त, जब पिछले 3 सालों में उस रोग के कोई भी मामले ना देखने को मिले हों। ठीक है, जैसे डब्ल्यूएचओ ने 2014 में मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त किया था, यानी 2011 से ही केसेस आने भारत में बंद हो गए थे, तभी जाकर 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। भारत अभी मलेरिया मुक्त नहीं है। ठीक है, चलो अब महत्वपूर्ण दिवस, तो यहां पर देख लो, फिर से रिवीजन करते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस या उत्कल स्थापना दिवस, ठीक है, आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखो मैं दोस्तों रोज तीसरे या चौथे दिन आपका रिवीजन करवाता हूं। उद्देश्य यही है कि जब तक महीना एंड हो, खत्म हो, तब तक आपको ये चीजें याद हो जाएं, इतनी बार आपका रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो 2 अप्रैल को विश्व आर्टिज्म अवेयरनेस डे या विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस या खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल विश्व आवाज दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया डे और 18 अप्रैल को बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे। इसके अलावा 20 अप्रैल संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज स्थापना दिवस हुआ। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे अच्छे से, आज क्वेश्चन नहीं लिया गया है क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, और 25 अप्रैल आप जानते हो विश्व मलेरिया दिवस। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो देखो दोस्तों, ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। जब भी कोई देश किसी संकट से जूझ रहा होता है, कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर कभी कभी अटैक भी हो जाता है। इराक हो गया, सीरिया, अफगानिस्तान वगैरह आप देख ही रहे हो, यूक्रेन में आप देख रहे हो। तो बहुत सारे देश हैं जो टेंशनाइज रहते हैं। कभी कभी किसी किसी देश में आपदा आ जाती है कोई, तो ऐसी स्थितियों में जो वहां पर जो भारतीय रह रहे होते हैं, उनको निकालने का काम, उनको निकालने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, भारत सरकार की। तो ऐसे में भारत सरकार एक अभियान चलाती है उस खास तौर पर, उस खास रेस्क्यू के लिए। तो वहां से भारतीयों को निकाला जाता है। ठीक है, कभी कभी तो अभियान चलाने का ये कारण होता है। कभी कभी कारण ये होता है कि अगर किसी देश की हेल्प भी करनी है, तब भी भारतीय सेना, भारत अपनी टुकड़ी को भेजता है, उस स्पेशल टीम को भेजता है वहां पर रेस्क्यू के लिए। वहां के भी नागरिकों की मदद की जाती है। तो ऐसे में अभियान का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे इन फ्यूचर उस नाम से हम लोग उसको रिकॉल कर सकें। ठीक है, कि हमने ऐसे ऐसे टाइम पर ऐसा ऐसा किया था। ठीक है, जैसे तूफानों के नाम रखे जाते हैं, मैंने आपको कारण बताया था, वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि इन फ्यूचर हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे। तो यहाँ पर देखो, सूडान में अभी दिक्कत चल रही है, वहां पर काफी ज्यादा आपस में युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर अपने सिटीजन्स को बाहर निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से अभियान है। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं लिख कर लाया हूं कि कौन कौन से अभियान कहां कहां से समय समय पर भारत सरकार ने चलाए और फिर भारतीयों को वहां से निकाला। जैसे ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था पहली बार शुरुआत में, तो वहां पर 20,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स और नागरिक फंसे थे, उनको निकाला गया। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति इससे पहले चला गया था, जब अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा किया था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अभी तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, तो भूकंप प्रभावितों की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। देखो ये वहां के नागरिकों को मदद करने के लिए भारत ने एनडीआरएफ की टीम भेजी थी। ठीक है ना, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स भेजी थी अपनी। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, ये दोस्तों जब कोविड काल चल रहा था, तो उस टाइम पर बहुत सारे पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन भारत सरकार ने फ्री में दी। ठीक है, तो वो ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री के तहत दिया गया था। ऑपरेशन मैत्री, नेपाल में भी 2015 में एक भूकंप आया था, बहुत ही भीषण भूकंप आया था काठमांडू में, और इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वहां पर भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। क्लियर है ना? ये सभी ऑपरेशन आप याद रखेंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको लेटेस्ट क्या याद रखना है? ऑपरेशन कावेरी। आगे देखते हैं। अगला है,
हाल ही में भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य की वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2023 अभ्यास का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो अभी भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना के बीच में छठवां संस्करण हुआ कॉप इंडिया का। कॉप इंडिया ये एक्सरसाइज इस महीने चल रहा था, शुरुआत जब होने वाली थी तब भी मैंने ये क्वेश्चन कवर कराया था आपको। 10 अप्रैल से शुरू होना था, तो 10 अप्रैल से ये अगले 15 दिनों तक चला कॉप इंडिया एक्सरसाइज। ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। कॉप इंडिया 2023 अभी हुआ आयोजित। छठा संस्करण था, कहां पर आयोजित हुआ? ये पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर आयोजित हुआ। दोस्तों इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। 2004 में पहली बार भारत में ही ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया था। उसके बाद पिछला संस्करण 2019 में हुआ था, फिर कोविड की वजह से 1-2 साल नहीं हुआ, लेकिन अभी देखो भारत और अमेरिका के बीच में कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में। क्लियर? भारत और अमेरिका कई और सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, संगम, रिमपैक, कॉप इंडिया, अभ्यास 0122, ठीक है। ये सभी अभ्यास, ये एक्सरसाइजेज जो हैं भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं। क्लियर? वैसे पेड बैच में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है जिसमें 150 से 200 सैन्य अभ्यास आपको याद करवाए हैं बिल्कुल आसान तरीके से कि दुनिया भर में कौन कौन से देश किन किन देशों के बीच में कौन कौन सा अभ्यास करते हैं, खास करके भारत के साथ किन किन देशों के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है। बहुत डिटेल वीडियो है, लेकिन वो पेड बैच में है। अभी के टाइम पर अपने जो पेड बैचेस चल रहे हैं, जो रनिंग बैचेस चल रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। जीएस सफलता बैच है सीजीएल का, इकोनॉमी का बैच है, इसके अलावा लोको पायलट का बैच है, हिंदी का बैच है। इनमें से किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर जाकर के। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। क्वालिटी में आपको कभी कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप कोई भी अगर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आगे देखते हैं, हाल ही में कहां पर अद्भुत खगोलीय घटना जीरो शैडो डे देखा गया? तो दोस्तों ये देखा गया बेंगलुरु में। जीरो शैडो डे ये क्या है? जीरो शैडो डे देखो ये बहुत ज्यादा चर्चे में रहा कल, और काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से इसको अपने अपने अनुभव के अनुसार लोग शेयर किए। जीरो शैडो डे मतलब नाम से आपको लग रहा होगा कि कोई शैडो नहीं है। ये एक ऐसा दिन का एक ऐसा टाइम है जिस पर कोई शैडो नहीं है, मतलब कोई परछाई नहीं। बिल्कुल सर के ठीक ऊपर ये सूर्य रहेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति देखो, लोगों ने बहुत सारे फोटोज मतलब शेयर की, आप देखेंगे सर्च करेंगे तो मिला, ऐसा टाइम आया ऐसा। और ये कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही थोड़ी ही समय के लिए रहता है, और कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है। तो लगभग 12-17 पीएम के आसपास में कल ये 25 तारीख को बेंगलुरु में घटना देखने को मिली, जीरो शैडो डे, ठीक है, जिसे शून्य छाया दिवस कहते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, सूर्य जो है वो बिल्कुल ऊपर रहता है, ठीक है। और पृथ्वी के कई स्थानों पर कई समयों पर ये अलग अलग टाइम पर देखा जा सकता है। ये समय ऐसा होता है कि धरती पर किसी भी लंबवत रखी वस्तु की कोई छाया नहीं पड़ती है। आप कोई भी सीधी वस्तु रखेंगे उसकी बिल्कुल छाया नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूर्य बिल्कुल ठीक ऊपर होगा, ठीक है ना। जीरो शैडो डे, ये ऐसा नहीं है कि अभी आप सोचोगे कि रोज तो सूर्य ऊपर से गुजरता है, नहीं, ऊपर से नहीं गुजरता है, ध्यान से आप देखोगे साइड से गुजरता है। इसी वजह से ये ऐसी सिचुएशन कभी कभी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस गायिका ने बिलबोर्ड की पहली लैटिन विमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में शकीरा ने जीता है ये खिताब। ये पहली लैटिन विमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीती हैं बिलबोर्ड की। शकीरा एक बहुत ही फेमस ये सिंगर हैं और बहुत सालों से ये टॉप पर रही हैं। और अगर आपने इनका वाका वाका सॉन्ग देखा हो, काफी मोटिवेशनल है वाका वाका सॉन्ग, और ये सॉन्ग 3.4 बिलियन व्यूज है। बिल्कुल सही सुना आपने, यूट्यूब पर 3.4 बिलियन व्यूज है। और ये वीडियो आप जरूर सर्च करके एक बार सुनिएगा जरूर, काफी मोटिवेशनल सॉन्ग है। और ये फीफा का जब 2010 का वर्ल्ड कप हो रहा था उस टाइम पर इन्होंने गाया था, ठीक है, अफ्रीका को चीयर करने के लिए। समय अगर मिलेगा 2-4 मिनट का तो देखिएगा जरूर, सुनेगा जरूर। तो फिलहाल शकीरा का ये है, और शकीरा को बिलबोर्ड लैटिन विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी रिसेंटली मिला है। ये 3 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकी हैं, जो कि संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा होता है। 12 लैटिन ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकी हैं। इनको क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक का भी खिताब दिया जा चुका है। बहुत ही पॉपुलर ये सिंगर है। अगला, हाल ही में बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज हैं स्पेन के, स्पेन के ये टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने बार्सिलोना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये रहे कार्लोस अल्कराज। इनका इस सीजन का मतलब कि 2023 का तीसरा खिताब है, ये थर्ड इनका ये खिताब है। इससे पहले ब्यूनस आयर्स चैंपियनशिप और इंडियन वेल्स ये जीत चुके थे, और अभी इन्होंने जीत लिया बार्सिलोना खिताब। इसके लिए इन्होंने अपने ही देश के स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है। अगला है,
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों अभी हाल ही में केरल में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है। इन्होंने कंट्री का पहला डिजिटल साइंस पार्क, ये 1500 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, इसका शिलान्यास किया है, ठीक है ना। इसकी आधारशिला अभी रखी है, तो यानी कि इस पर काम करना शुरू होगा अब। ओके, शिलान्यास मतलब होता है कि काम होना शुरू होना। उद्घाटन तब होता है जब वो काम कंप्लीट हो गया होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होता है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में ये टेक्नो सिटी परिसर में भारत का पहला साइंस पार्क बनाया जाएगा। केरल सरकार इसके लिए 200 करोड़ रुपए दे रही है। टोटल 1500 करोड़ के आसपास का ये बजट है, बाकी पैसे भारत सरकार लगा रही है। केरल आया है, केरल आप देख पाओगे मैप में यहाँ पर है। कल मैंने इसके बारे में बात की थी, तो आज बात नहीं करेंगे केरल के बारे में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। ये कितनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का कल निधन हो गया। 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये पंजाब के 5 बार के सीएम थे, यानी 5 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो प्रकाश सिंह बादल 1927 में इनका जन्म हुआ था और अभी 2023 में जाकर के इनका निधन हुआ, ठीक है। तो 95 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये काफी दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे, फोर्टिस हॉस्पिटल में। इन्होंने इनकी पार्टी का नाम था शिरोमणि अकाली दल, और अभी इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, ये इन्हीं के बेटे हैं, ठीक है। तो पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री थे। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि कितनी बार ये मुख्यमंत्री थे। ओके, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत, आर्मेनिया और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय परामर्श येरेवन में हुआ? तो दोस्तों, भारत, आर्मेनिया और ईरान, इन 3 देशों के बीच में अभी एक पहला त्रिपक्षीय वार्ता हुआ। ये हुआ येरेवन में। येरेवन कहाँ पड़ता है? येरेवन आर्मेनिया की राजधानी है, याद रख लो, पूछा जाएगा आपसे। आर्मेनिया की कैपिटल जो है वो है येरेवन। यहाँ पर द प्रिंट का आर्टिकल है आपके सामने। इंडिया, ईरान, आर्मेनिया फ्रॉम ट्राइलेटरल ग्रुपिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक फोकस ऑन इकोनॉमिक इशूज कम्युनिकेशन। तो पहला राउंड इस पर होगा। अच्छा, इसी साथ में ये लोग अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण वाहन मार्ग यानी INSTC पर भी चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसके तहत ना ये कॉरिडोर बनेगा बेसिकली। इसके तहत भारत, ईरान, रसिया, आर्मेनिया, ये सब कनेक्ट होंगे। मुंबई से मॉस्को तक कनेक्शन होगा, माल ले जाना लाना, ये सब बहुत अच्छा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान है। हालांकि ये कई सालों से बातचीत चल रही है इस पर, लेकिन अभी आज भी जब इस पर बातचीत हुई तो इसका मतलब है कि आगे इसको लेकर के ये सभी सरकारें सीरियस हैं। तो भारत, आर्मेनिया और ईरान के बीच ये त्रिपक्षीय बैठक हुई येरेवन में, जो कि आर्मेनिया की राजधानी है। भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था JP सिंह ने, जो कि कौन है? भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने के माड़ा गांव को पहले भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली? तो दोस्तों, उत्तराखंड का ये है माड़ा गांव, और ये बन गया है भारत का पहला गांव, ठीक है। देखो, पीएम नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पर गए थे, तो अभी तक तो यहाँ पर माड़ा गांव को कहा जाता था कि भारत का आखिरी गांव है। लेकिन जब पीएम मोदी जी वहां पर गए, वहां पर इन्होंने स्पीच दी और कहा कि इसे भारत का आखिरी गांव ना समझो, यहां से भारत शुरू हो रहा है, तो इसे भारत का पहला गांव समझो। मतलब ये वही बात हुई ना कि आप लाइन में खड़े हो और कहा जाए कि पीछे मुड़ जाओ, तो पीछे वाला जो हुआ वो आगे हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से, और भारत सरकार की बहुत ही एक योजना अच्छी चलाई जा रही है, जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उसी के तहत इसे पहला गांव भी घोषित किया गया है। तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर पर काम करता है विकास के लिए, चाहे वो बॉर्डर एरिया में रोड बनवाना हो, ब्रिज बनवाना हो, ठीक है, या गांव की रक्षा सुरक्षा करना है, ठीक है। तो वहां पर जो भी डेवलपमेंट होता है वो BRO करता है। BRO ने जाकर के वहां पर एक बोर्ड भी लगा दिया और इसे घोषित कर दिया भारत का पहला गांव, ठीक है। उत्तराखंड का ये माड़ा गांव है, नाम आप याद रखेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि उत्तरी जो सीमाएं लगती हैं भारत की, वहां पर 19 जिलों की पहचान की गई है। इन 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांवों को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। यही है वाइब्रेंट ग्रामीण प्रोग्राम। ओके, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उत्तराखंड आया है। उत्तराखंड के बारे में देखो, आप मैप में यहां पर देखोगे, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल है, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल है इसकी।
उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं और 13 जिलों के साथ ही ये 9 नवंबर को सन 2000 को अलग हुआ था। किससे? यूपी से अलग हुआ था, 13 जिले लेकर के। यहाँ के सीएम की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये देखो भीमताल, नैनी झील, नैनीताल, सप्तऋषि कुंड, सात ताल, माता ताल, राकस ताल, ये सभी ताल जो हैं ये कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं, झीलें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, पहले इसी का नाम हेली नेशनल पार्क था। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, 1936 में बना था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं यहाँ पर। माना नीति लिपुलेख ये प्रमुख दर्रा है। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में अगर बात करें हम लोग यहाँ पर जिलों की संख्या की 13 है। विधानसभा में सीटें 70 है, लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीटें जाती हैं। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनल और राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। क्लियर? तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों, अक्टूबर से अप्रैल तक की ई बुक आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। आप लोग की डिमांड पर आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए डिटेल कंटेंट है, यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है और रिवीजन पॉइंट्स भी बताए गए हैं। जैसा कि आप देखते हो यहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उसमें रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको बताए जाते हैं। कौन क्या उद्देश्य से कब शुरू किया गया, हर एक चीज दिया जाता है डिटेल के साथ। तो ऐसे ही डिटेल ई बुक यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड की गई है। खास बात तो ये है कि इसमें सारी चीजें चैप्टर बाय चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप एक एक दिन का टारगेट बना करके अच्छे से पढ़ सकते हो। आप एमजेटी ऐप पर जाइएगा, आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा या फिर कोई बैनर दिख जाएगा इसका, तो आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। वरना ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से जाकर के आप ये ई बुक परचेज कर सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था ट्विटर के संस्थापक कौन थे, तो जैक डॉर्सी ने इसकी स्थापना की थी। हालांकि अब जैक डॉर्सी जो है वो ब्लू स्काई ला रहे हैं, ये भी इन्हीं का होगा। ठीक है, ब्लू स्काई जैक डॉर्सी का ही एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आने वाला है। उत्तर प्रदेश की कुल कितने राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश? तो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर करता है। आज आपको क्या बताना है? जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसके अलावा नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो के बारे में सब बता दीजिए और ये जो जल संरक्षण को लेकर के जो रिपोर्ट जारी हुई है उसको आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हमारे कोर्सेज वगैरह आप परचेज कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, इसके अलावा आपको यहाँ पर एमजेटी ऐप पहले डाउनलोड करना होगा, तो वहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा। ई बुक सेक्शन में जाकर के ई बुक, कोर्स सेक्शन में जाकर के कोर्स आप ले सकते हो। फ्री पीडीएफ लेना है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और फ्री क्विजेज के लिए आप यहाँ पर रुक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।